नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो रूस यूक्रेन युद्ध विराम समझौता लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं और दोनों देशों के बीच खनिज पदार्थों से लेकर इस युद्ध को रोकने तक के मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। इस बीच रूस यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को चैलेंज कर दिया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ब्रिटेन आए आमने सामने, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश का इतिहास बदलने की तैयारी, पाठ्य पुस्तकों में हो रहा बदलाव, हिंदुस्तान की भूमिका को कम करने की कोशिश। गजा में फिर शुरू होगा युद्ध, इजरायल कर सकता है हमला। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में नाकामी स्वीकारी। और चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में खतरे में लोकतंत्र, EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में खुलासा। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। इस बीच ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तनातनी देखी गई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर को सीधे चैलेंज कर दिया कि क्या आप अमेरिका के बिना इस युद्ध को रोक सकते हैं। ट्रंप ने स्टारमर से ही पूछ लिया कि क्या वे अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। पत्रकारों के सामने ट्रंप का ये सवाल सुनकर स्टारमर चौंक गए। दरअसल कीर स्टारमर अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच पत्रकारों ने ट्रंप से पूछ लिया कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उनकी मदद करेगा। दरअसल रूस और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों ने पूरे यूरोप को टेंशन में डाल दिया है। ऐसे में यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका को तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटिश पीएम ने तो यहां तक कह दिया था कि हमें हल्के में ना लें, जरूरत पड़ी तो हम अपनी सेना यूक्रेन में भेजने को तैयार हैं। जिस पर अब पत्रकारों ने ब्रिटेन के पीएम स्टारमर की मौजूदगी में ट्रंप को घेर लिया। हालांकि पत्रकारों के सवाल के जवाब में पहले तो ट्रंप ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन को मदद की जरूरत होगी तो अमेरिका उनका साथ देगा। फिर ट्रंप स्टारमर की तरफ मुड़े और उनसे पूछ लिया, क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे सके और मुस्कुराकर टाल गए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। हालांकि उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज पदार्थों को लेकर समझौता बताया जा रहा है, लेकिन इस पर दोनों पक्षों में सहमति बनना मुश्किल नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि ये समझौता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब वॉशिंगटन की बैठक पर निर्भर करता है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की है, लेकिन ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद इस समझौते को लेकर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की से मुलाकात के पहले ट्रंप के तेवर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। इस मुलाकात से पहले वो ज़ेलेंस्की की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। BBC ने ट्रंप से पूछा कि क्या वो हाल ही में ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहने के लिए माफी मांगेंगे, जिस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा कहा था। यानी एकदम से वो अपने बयान से ही पलट गए। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की के लिए उनके मन में काफी सम्मान है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को बहुत बहादुर शख्स बताया और ये उम्मीद जताई कि ज़ेलेंस्की के साथ उनकी ये बैठक काफी अच्छी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति कायम करने की कोशिश काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो ट्रंप ज़ेलेंस्की की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने रूस का भी समर्थन कर दिया। ट्रंप का कहना है कि उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग को लेकर समझौता होने पर पुतिन अपना वादा निभाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो यूनुस सरकार बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने की कोशिशों में है। इसके साथ ही हिंदुस्तान के जिक्र को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए यूनुस सरकार सरकारी स्कूलों की टेक्स्ट बुक में बदलाव कर रही है। इसमें खास तौर पर देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी पूर्व पीएम शेख हसीना से जुड़ी जानकारियां हटाई गई हैं। तो हिंदुस्तान के बांग्लादेश की आजादी में योगदान को भी कम किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में शिक्षा मंत्रालय ने 57 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। इसी टीम ने 441 स्कूली किताबों में बदलाव किए। ये किताबें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस बदलाव के बाद लगभग 40 करोड़ से ज्यादा नई किताबें छापी गई। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य शेख हसीना और उनके पिता मुजीबुर रहमान को किताबों से हटाना दिखता है। इसके साथ ही 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिंदुस्तान की भूमिका को भी कमतर दिखाने की कोशिश की गई है।
बता दें कि बांग्लादेश में बीते साल अगस्त में विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और हसीना के बाद आई दक्षिणपंथी रुख वाली अंतरिम सरकार कई तरह के बदलाव देश में कर रही है। पाठ्यक्रम में बदलाव भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। एक तरफ यूनुस सरकार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर रही है तो उन्हें हटाने की भी कोशिश बांग्लादेश में शुरू हो गई है। जिन आंदोलनकारियों ने कभी शेख हसीना सरकार के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई की थी, वही अब खुद सियासी मैदान में उतर रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक कमेटी और छात्र आंदोलन के संयुक्त कोशिशों से बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी यानी एनसीपी के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस नई पार्टी की कमान नाहिद इस्लाम को सौंपी गई है, जो अभी हाल ही में अंतरिम सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आए हैं। उन्हें पार्टी का मुख्य संयोजक बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय नागरिक कमेटी के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन को महासचिव का पद दिया गया। नसीरुद्दीन पाटवारी मुख्य संयोजक होंगे, जबकि सामंथा शारमिन वरिष्ठ संयुक्त संयोजक की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा अब्दुल हन्नान, माशूद, हसनात अब्दुल्ला, सार्जिस आलम और सालेहुद्दीन सिफात को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बांग्लादेश में इस नए राजनीतिक दल का उभरना शेख हसीना की पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जड़ें उन आंदोलनों में हैं जिन्होंने सत्ताधारी दल के खिलाफ मुखर विरोध किया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नया राजनीतिक मोर्चा बांग्लादेश की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस बीच अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया ने शेख हसीना पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना के फांसीवादी सहयोगी अभी भी बांग्लादेश में जन विद्रोह को नाकाम करने की साजिश कर रहे हैं। बीएनपी नेता ने लंदन से वर्चुअली अपने पार्टी के लोगों को संबोधित किया। खालिदा जिया इस वक्त इलाज के लिए लंदन में है और उन्होंने इस दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि फांसीवादियों के सहयोगी और बांग्लादेश के दुश्मन जन आंदोलन के जरिए हासिल की गई उपलब्धियों को नष्ट करने की साजिश में लगे हुए हैं। खालिदा जिया ने लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से किसी भी षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए जनता के साथ एकजुट होने की अपील की। खालिदा जिया ने कहा कि हमें मिलकर एक सच्चे लोकतांत्रिक बांग्लादेश के निर्माण के लिए काम करना होगा। हालांकि लोकतांत्रिक बांग्लादेश की बात करने वाली खालिदा जिया पहले कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी बांग्लादेश के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश को इस्लामी मुल्क बनाना चाहती है। और अब अगली खबर में बात होगी गजा की। तो इजराइल और गजा के युद्ध में इजराइल के हमलों से ये जमीन पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये भी कहा जा सकता है कि गजा में अब लोग नहीं, केवल मलबा रह गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ युद्ध विराम लागू है। दोनों देशों के बीच बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। लेकिन ये युद्ध विराम कब तक बना रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इजराइल कभी भी गजा पर हमला कर सकता है और ये भी तय है कि इसमें अमेरिका भी उसके साथ खड़ा रहेगा। दरअसल इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम इस हफ्ते के अंत में खत्म हो रहा है। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना मिस्र से लगी गजा की सीमा पर स्थित फिलाडेल्फी गलियारे में बनी रहेगी, जिस पर हमास ने कहा कि गलियारे में बफर जोन बनाए रखने की इजराइल की कोई भी कोशिश संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होगी। साफ है, इजराइल के इस फैसले से युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर वार्ता से पहले ही दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल फिर से गजा में हमले का प्लान बना रहा है। इस बार हमास को नेस्त नाबूद करने की तैयारी है। 4 से 6 हफ्तों में पूरी ताकत के साथ इजराइल हमला करेगा। वहीं इजराइल की सेना ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले को रोकने में उसकी नाकामी रही है। सेना की जांच में पाया गया कि हमास के इरादों को ठीक से ना समझ पाने और गुट की क्षमताओं को कम आंकने के कारण इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ। इस जांच रिपोर्ट के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा कि वो सेना की विफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। हलेवी ने जनवरी में ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी और वो अगले हफ्ते पद छोड़ने वाले हैं। लेकिन इससे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल में एक वर्ग का मानना है कि 7 अक्टूबर के लिए सिर्फ सेना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की विफल रणनीति भी जिम्मेदार है। उनका कहना है कि नेतन्याहू की हमास को रोकने की रणनीति फेल रही है। हालांकि नेतन्याहू अभी तक इन सभी सवालों से बचते रहे हैं। उनका कहना है कि वे युद्ध के बाद इस पर जवाब देंगे। बंधकों के परिवारों की मांग के बावजूद नेतन्याहू ने हमले की जांच के लिए आयोग के गठन का विरोध किया, लेकिन अब नेतन्याहू पर इसका दबाव बन सकता है। आपको बता दें कि हमास के इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गजा ले गए। और अब चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में खतरे में लोकतंत्र।
तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने साल 2024 का डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 6 पायदान गिर गई है। EIU ने कुल 167 देशों और 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र के रुझानों का मूल्यांकन करते हुए अपनी ये रिपोर्ट पेश की है। इसमें पाकिस्तान 124वें स्थान पर है। पाकिस्तान को लोकतंत्र की दिशा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है। वहीं हिंदुस्तान की भी हालत कुछ ऐसी ही नजर आई। हिंदुस्तान को इस लिस्ट में 41वां नंबर दिया गया। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान में लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई गई। बता दें कि इस इंडेक्स को बनाने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता पर गौर फरमाया गया है। इसमें पाकिस्तान को 2.84 अंक मिले हैं और देश को लोकतांत्रिक के बजाय सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस रिपोर्ट में फरवरी 2024 में हुए पाकिस्तानी आम चुनावों में राजनीतिक दमन और हस्तक्षेप के आरोपों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान जैसे देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए गंभीर खतरे हैं। EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 के निदेशक जोआन होए ने कहा कि सत्तावादी शासन मजबूत हो रहे हैं और लोकतंत्र संघर्ष कर रहे हैं। करीब 40% वैश्विक आबादी अब सत्तावादी शासन के अधीन रहती है। 60 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया। एशिया के देशों के औसत स्कोर में लगातार गिरावट है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। इस लिस्ट में नॉर्वे लगातार 16वें साल दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश बना रहा। उसे 9.81 अंक मिले। न्यूजीलैंड और स्वीडन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अफगानिस्तान 2021 से सबसे निचले पायदान पर है। उसे सिर्फ 0.25 अंक मिले। और सबसे बड़ा बदलाव बांग्लादेश में देखा गया, जो 25 स्थान नीचे गिर गया। दुनिया का औसत स्कोर घटकर 5.17 के नए निचले स्तर पर आ गया है, जो 2015 में 5.55 के स्तर से नीचे है। अब दुनिया की सिर्फ 6.6% आबादी पूर्ण लोकतंत्र में रहती है, जो 10 साल पहले 12.5% थी। बता दें कि EIU साल 2006 से 167 देशों का मूल्यांकन कर रहा है। ये मूल्यांकन 0 से 10 के पैमाने पर होता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DV लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।